अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल से हमने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना शुरू किए महा टीईटी के। और वो सिलसिला मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। कल जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने, वो उसमें माइक बंद हो गया था बीच में से, तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो हम लोग फिर से रिकॉर्ड करेंगे। और उसके अलावा मैं एक और 2018 का पेपर भी अभी अपलोड करने वाला हूँ रिकॉर्ड करके, तो वो भी आप देखिए ज़रूर। मतलब मैं महा टीईटी का इंग्लिश को लेकर बहुत सारी चीज़ें डालने वाला हूँ अभी यहाँ पे रेगुलर। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे ना मेरे, तो कुछ कुछ जो मैं बताऊँगा ट्रिक्स, मैं बहुत कम टाइम लेकर बताऊँगा, तो लिख लिया करो उसको और उसको ध्यान से पढ़ो। जो जो चीज़ें बताऊँगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, मतलब ऐसे कि आपको एग्जाम में बहुत मदद होगी। और अगर लेक्चर भी लेने वाला हूँ, बट एग्जाम में कैसा अभी समझते चलो आप साथ साथ, ठीक है। तो कल जो हमने 14 क्वेश्चन तक हमने देखे थे, तो अच्छे से रिकॉर्ड हुए, बाद में माइक बंद हो गया था। जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वो कल का वीडियो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ सबके सब, ठीक है। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन रह गया था। ये जो पेपर है ना, ये 2014 का है, पेपर फर्स्ट का। मैं पेपर फर्स्ट के पहले खत्म करूंगा और पेपर सेकंड के फिर उसके बाद शुरू करने वाला हूँ। आप लोग एक बात याद रखो, पेपर फर्स्ट सेकंड में कुछ फर्क नहीं है, सब पूरे दना की प्रैक्टिस करो। जितने पेपर मिले ना पेपर फर्स्ट सेकंड के पूरे पढ़ो। जो हल्का सा फर्क है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं वहीं से। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूरा अंडरलाइन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो आपको क्लॉज पहचानने के लिए पूछ रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन है ना, ये कौन सा क्लॉज आता। तो देखो, क्लॉज समझना बहुत सिंपल है, बट थोड़ा उसके लिए सेंस चाहिए रहता। मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ना, अगर ये वाला सेंटेंस आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर इसको टेल मी, टेल मी, अब जो उसके मुंह से निकल रहा होगा टेल मी, ये वो जो भी बोलने वाला रहेगा कुछ भी बोलेगा, टेल मी राजू, टेल मी पेन, टेल मी वो ये जो भी, टेल मी तो मैं कुछ भी लिखता है, जैसे टेल मी पेन, टेल मी मनी, या टेल मी एड्रेस, कुछ भी। तो यहाँ पर मान लो हम लोग एड्रेस लिख देता, मैं टेल मी एड्रेस, तो जो भी निकलेगा इसके साथ से मतलब ये टेल, ये एक्शन है, मतलब हमारा काम है एक्शन, और एक्शन बोलने का एक्शन जिसपे किया गया टेल, वो कुछ भी हो सकता है जो उसके मुंह से निकला, कुछ भी। और ये रहेगा ऑब्जेक्ट, ये क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर उसने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर ये एक ऑब्जेक्ट की जगह पर पूरा क्लॉज यूज किया उसने यहाँ पर। मतलब ये जो यहाँ पर जो एड्रेस, या आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके जो बोलने वाला है उसके मुंह से जो निकलने वाला है वो ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा हर हाल में। तो उसकी जगह पर वो एक अल्फाज नहीं लगेगा, उसने पूरा क्लॉज यूज किया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है। और ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहते हैं, नाउन रहते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहते हैं, नाउन रहते हैं। इसलिए ये क्या है, नाउन क्लॉज है। इसका आंसर क्या है, नाउन क्लॉज, ये वाला क्लॉज में बताऊंगा। एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछता, पूरा एक लेक्चर लेके बताऊंगा आपको, और उसके नोट्स भी दूंगा आपको, फिक्र नहीं करो। अभी मैंने टेलीग्राम पे कल की कुछ चीज़ें डालने की बोला था, वो भी नहीं डाला, मैं डालने वाला हूँ। थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा। जैसे टाइम मिलेगा ना जल्दी डाल दूंगा आपको, फिक्र नहीं करो। तो इसका आंसर पहला बार रहता है। उसके बाद में यहाँ पे पूरा चूज करेक्ट नो सुनर देन। देखो बच्चों, नो सुनर देन है। जब भी आपको नो सुनर के बारे में बात की जाएगी, तो नो सुनर ऐसे स्टार्ट में लगेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब जगह स्टार्ट में लगा है नो सुनर। और उसके बाद का जो भी सेंटेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया आपको ये वाला एक सेंटेंस है और ये बात का सेंटेंस है। तो जो नो सुनर के बाद का जो भी सेंटेंस आने वाला है, कुछ भी हो, तो उसको वर्बल क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो समझो यहाँ पर केदार वाज फ्रंट एंड, पैसिव वॉइस का यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो ये वाज को सामने लाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आएगा वाज, क्योंकि वर्बल क्वेश्चन बनाना है इसको, और पैसिव वॉइस का इसलिए वाज आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाज है और यहाँ पर डिड है, और ये भी डिड गया, ये भी डिड गया, ये भी गया, और यहाँ पर उसने वर्बल क्वेश्चन बनाया ही नहीं उसको, इसलिए आंसर क्या है, पहला वाला। अब आंसर की में डिड दिया उसने, मतलब ये दूसरा या तीसरा आंसर किया राइट दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में आपको हमेशा वॉज पहले लेना पड़ेगा। अब ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। बट आंसर की में जो आंसर दिया है ना वो गलत है, और इसका सही आंसर ये वाला है, कंफर्म ये है, ठीक है। तो आप याद रखो, कभी भी नो सुनर के एग्जाम्पल आपको पूछेंगे ना, तो उसके बाद का सेंटेंस हमेशा वर्बल क्वेश्चन रहता। जो भी टेंस दिया है उसको वर्बल क्वेश्चन बना लेना एक बार। यस और नो टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, जो हम टेंस में पढ़ते हैं, तो वो बनाने का आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए पहले ही आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो एक नंबर का इसका आंसर है। उसके बाद में डिड चूज करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पर पैसिव वॉइस चूज करना है, करेक्ट वाला यहाँ पर पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में जो हम लोग जो भी करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हमको देखना है कि यहाँ पर डिड नॉट द फायर डैमेज हाउसेस,
तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस करते टाइम पहले वर्ब का कोई भी हालत में फॉर्म V3 करते हैं और उसके साथ टू बी के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो भी है टू बी की हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको ये सेंटेंस का इस्तेमाल सिर्फ टेंस पहचानने के लिए करना है ताकि हम लोग कर सके। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डिड, डिड मतलब पास्ट टेंस लिखा है, क्या लिखा है, पास्ट टेंस। और याद रखो पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, वॉज या वेयर एग्जाम उधार लेते, वॉज या वेयर लेते, वॉज या वेयर एग्जाम्पल मतलब उधार लेते सामने से पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में से, क्योंकि डिड आ गया ना यहाँ पे तो हमको उधार क्या लेना है, वॉज वेयर। तो मतलब जो आपका पैसिव वॉइस ऑप्शन रहेगा तो उसमें वॉज या वेयर आना चाहिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस है, सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज ही आना चाहिए, हर हाल में वॉज आना चाहिए। तो जहाँ वॉज है वो राइट आंसर रहेगा आपका। यहाँ डिड यूज किया, ये गया और यहाँ वेयर आ गया, वेयर नहीं, वॉज ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये हाउस है ना, सिंगुलर है। तो मतलब हम लोग को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसको, वैसे ही आंसर आ गया हमारा। थोड़ा मैं आपको समझा देता जाते जाते। देखो क्या रहता कि देखो सिंपल टेंस की बताता, सिंपल टेंस में जो रहेगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या रहता है, वर्ब के दो फॉर्म रहते, एक तो V1 रहता या फिर V5 रहता, ठीक है। तो इसका पैसिव करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, एम इज आर, एम इज या आर, इसमें से कोई एक उधार लेना पड़ता, कहाँ से, कंटिन्यू टेंस के अंदर से। एक साथ पढ़ाता हूँ तो अच्छे समझ में आता है, और उसके बाद में इनका V3 करना रहता, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अभी एम इज आर बोले तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से ना, इनमें से जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको चूज करना रहता है यहाँ पे। और पास्ट टेंस में क्या रहेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ना, सिंपल पास्ट टेंस में क्या रहेगा यहाँ पे, टेंस, यहाँ पर V2 यूज करेगा आप सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका पैसिव वॉइस करते टाइम हमें क्या उधार लेना रहता, वॉज वेयर, वॉज या वेयर लेना पड़ता और इसको V3 बनाना पड़ता। अब वॉज वेयर ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेना है, सिंगल है तो वॉज लेना है, प्लूरल है तो वेयर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कहानी में सिंपल पास्ट टेंस यूज किया था क्योंकि डिड आ गया था इसमें, और फायर सिंगुलर था इसलिए वॉज लेना है ना, सॉरी द हाउस सिंगुलर है तो इसलिए हमको क्या लेना है, वॉज ही लेना था, इसलिए आंसर पहले आ गया था, क्योंकि पहले तय हो गया था क्या आने वाला है, डिड नहीं आता उसमें, ये नहीं आता, वेयर नहीं आ सकता, इसलिए आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल होता है, इसमें परेशान होने कोई का जैसा कुछ ही नहीं रहता। इंग्लिश में आप महाटीजी का जो पैटर्न है, जिस तरह सवाल पूछता है, तो 25 नंबर लाना बहुत आसान है, पैसेज भी इतने सिंपल यूज पूछता है वहाँ पे कि इसको भी 5 में से 4 नंबर तो आ ही जाते हैं। तो आप लोगों को भी वैसे ही नंबर आएंगे 5, फिक्र नहीं करो। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, एरर किस में, कौन से पार्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एरर है ना, ये पहले इसमें ये वेरी, देखो ब्लाइंड पर्सन रहता है, एक तो अंदर रहता, पूरा अंदर रहता, उसकी डिग्री नहीं बता सकते, अब थोड़ा है बहुत है इस तरह का, तो ब्लाइंड मतलब अंधा इसका है ना। हाँ ये बोल सकते हैं उसको कम दिखाई दे रहा, तो वो दिखाई देने की डिग्री हो सकती है, पर अंधा बोल दे एक बार तो फिर खत्म कहानी, वहां पर डिग्री नहीं यूज कर सकते, थोड़ा है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए वेरी नहीं आता इसी जगह पर, इसलिए कट गया, इसलिए आपका जो एरर है वो ए में है, तो इसलिए आंसर कौन सा रहेगा आपका, ये 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेस्टी का सिनोनिम्स पूछा है आपको, नेस्टी, नेस्टी का मतलब है जो तकलीफदायक रहता है ना उसको बोलते हैं नेस्टी, अनप्लेजेंट, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, अनप्लेजेंट, इसका सिनोनिम्स है, ओके। अपोजिट पूरा, पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, मिलता हुआ जुड़ता हुआ रिलेटेड चीज, उसको बोलते हैं पर्टेनेंट। तो पर्टेनेंट जो है, पर्टिनेंट सॉरी, पर्टिनेंट का मतलब है रिलेटेड, है ना, कोई भी चीज किससे भी रिलेटेड रहती है ना, वो बेतुकी नहीं होनी चाहिए। तो इसका अपोजिट बोलता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस मतलब बेतुका, कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती का, एक्स्ट्राविनियस बोलते हैं इसको यहाँ पे, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया, है ना। पर्टिनेंट मतलब क्या, रिलेटेड या अप्रोप्रिएट, ये उसका समानार्थी शब्द है इसका, ठीक है, और ये उसका अपोजिट है, थोड़ा याद कर लो। उसके बाद में पूछ रहा हो, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है, 20 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अ मैन हु डांस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, है ना, ट्यून ऑफ वही ना, और औरत के इशारों पे नाचने वाला इंसान जो रहते हैं ना उसको बोलते हैं ट्यून ऑफ वॉइस, तो उसको बोलते हैं हैंडपेक, हैंडपेक है ना, हैंडपेक, ये उसका राइट आंसर है। जो औरतों के इशारों पे नाचते हैं ना, या फिर औरतों के इशारों पे अपने कामकाज करते हैं, औरतों के आगे उनकी नहीं चलती, तो उसको बोलते हैं हैंडपेक। औरतों की मतलब खुद की वाइफ, क्या आप गलत सेंस में मत लेना, खुद की वाइफ के इशारों पे नाचने वाला जो मर्द रहता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है हैंडपेक, ठीक है। चूज करेक्ट WH क्वेश्चन, इसको समझ, WH क्वेश्चन कुछ बातें आप पहले समझ लो, जब भी आपको पूछेगा कि अंडरलाइन आंसर आना चाहिए ना, WH क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता आपको, और आंसर क्या आना चाहिए, जो अंडरलाइन किया गया वो आंसर आना चाहिए, और एक ऐसा सेंटेंस देता आपको।
तो यहाँ पे आपको कौन सी बातें ख्याल रखनी है? पहले तो याद रखना कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। जो टेंस यहाँ दिया है मतलब वही आपको, आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आना चाहिए, उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता, एग्जैक्टली वही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस, तो आपका जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें सिंपल पास्ट टेंस ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि WH वर्ड का जो क्वेश्चन बनेंगे आप जो भी, तो उसके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता, हमेशा क्या आता, हेल्पिंग वर्ब आता, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनाते। यहाँ पर V2 है तो V2 में से क्या आता है यहाँ पे बता देता आपको थोड़ा साइड में। जब भी V2 है आपको नेगेटिव करना है, नॉट की जरूरत है या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं V2 में से क्या करते हैं, यहाँ से डिड लेके आते हैं, डिड, और इसको V1 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते रोट, रोट क्या ये V2 है, अब हमको इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकालना है तो क्या आएगा, डिड आएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वर्बल क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वर्बल क्वेश्चन ही तैयार करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक तो हमको टेंस मालूम है, यहाँ पे क्या है, V2 है ना, ग्रो ग्रे है, तो इसका क्या होगा, यहाँ से डिड निकल के डिड, और इसका V1 हो जाएगा, क्या होगा, ग्रो, ग्रो होगा। तो इसलिए हमारा WH वर्ड के बाद में डिड आना नेसेसरी है, मतलब आना ही है। तो आप ऑप्शन टटोलेंगे तो आपको पहले समझ में आएगा। यहाँ पर यहाँ वाट के बाद में नाम आ गया, ये गलत हो गया, वाट के बाद में वेर आ गया, ये गलत हो गया, वाट के बाद में डिड है, ठीक है, वाट के बाद में वाज आ गया, गलत, इसलिए आंसर क्या ये है। बाकी चीजें चेक करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, वैसे ही आंसर आ गया। कुछ कुछ चीजें याद रखें ना, 10 सेकंड भी नहीं लगते। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा इसने। एन इंसेक्ट विच हैज मेनी लेग्स, ऐसे कीड़ा, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, और ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसको बहुत सारे पैर रहते हैं, तो कीड़ों को हमेशा ज्यादा ही रहते हैं और उनको बोलते हैं सेंटीपेड्स, सेंटीपेड्स बोलते हैं। वर्टेब्रा मतलब उसको बोलते हैं जिसको ये हमारा वर्टेब्रा कॉलम रहता है ना, वैसे जानवर, जो हमारा बैकबोन बोलते हैं हम लोग उसको। तो जो एनिमल को, मतलब जो पालतू जानवर है और जो जंगली जानवर है उनको सबको वर्टेब्रेट बोलते हैं, इंसान भी वर्टेब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये साइंटिफिक कंसेप्ट है, तो उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट। मैमल्स मतलब उनको बोलते हैं जिनकी फीमेल से ना मिल सेक्रेट करती, जो फीमेल है उनके अंदर ना मेमोरी ग्लैंड होती है जिसका काम है मिल सेक्रेट करना, तो इसलिए ममल्स बोला जाता है इनको, ममल्स की। और दूसरी बात है, ममल्स की ना बॉडी पे हेयर आते, बाल आते, जैसे इंसान हो गए, पालतू जानवर, जंगली जानवर, ये सब ममल्स की कैटेगरी में आते। और दूसरा, ममल्स है ना बेबी को बर्थ देते, मतलब बच्चे को जन्म देते ना, तो बेबी को क्या करते, बर्थ देते, अंडे नहीं देते, बर्थ। तो एक तो बाल रहते हैं, एक तो बच्चे को जन्म देते हैं, या फिर उनकी जो फीमेल रहती है वो मिल सेक्रेट करती है, उनको बोलते हैं मैमल्स। हर्बीवेरस मतलब वो रहते हैं जो घास फूस खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवेरस। मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ना एक लिस्ट शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पे, अपने चैनल के टेलीग्राम पे जाना, वहां पर आपको मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, देख लेना, उसको आपके काम आएंगी। अभी डाला नहीं मैंने, 1-2 दिन में डालता हूँ मैं, आजकल में थोड़ा टाइम निकाल के डालता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है, कौन सा है, का है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है आपको, एक तो हैड बिन V3, मतलब V4 आएगा, मतलब ING वाला फॉर्म, तो ये आना चाहिए, हैड बीन ING वाला फॉर्म। तो का है हैड बीन, यहाँ पर इज राइटिंग गलत, वॉज राइटिंग गलत, हैड बीन राइटिंग ठीक है आ गया, उसके बाद में यहाँ पे हैड राइटिंग आ गया गलत, इसलिए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते, यस और नो टाइप क्वेश्चन बनाना है हमको इसका अगले का। तो यस और नो टाइप में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने लेके आते हैं ना, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब को सामने उठा के लाना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितने भी हेल्पिंग वर्ब दिए, 2 दिए, 3 दिए, तो आपको पहले को उठा के लाना है, पहले को, और अकेले को ही लाना है। कभी भी वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाना रहता सामने। अगर 2 से ज्यादा है या 2 है तो पहले वाले को उठा के लाना। और मान लो अगर इसके साथ नॉट लगा हुआ है, विल नॉट, विल नॉट, तो ये नेगेटिव, ये नॉट भी आता उसके साथ, हाँ उठ के, ये दोनों आ जाते हैं। अगर नेगेटिव होता तो नॉट भी उसके साथ उठ के आ जाता। तो मतलब कितने भी हेल्पिंग वर्ब दो लिखे हो, यहाँ पे पहले वाले को सामने उठा के लाने का। और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो बनाना पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ नहीं आते, तो 2 टेंस में नहीं आते है ना, सिंपल, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, बनाना रहते, क्योंकि इसमें एक तो V1 यूज करता है या V5, और एक रहता सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, V2 रहता। तो यहाँ के केस में क्या करना रहता बच्चों, हमको थोड़ा सा पेन ही ना चेंज करते। ठीक है, तो यहाँ पर V1 में क्या रहता है, यहाँ से निकल के आता डू, और ये V1 जैसा का वैसा रहता। V5 में से निकल के आता डज, और ये V5 क्या होता V1 बन जाता, और यहाँ से आता डिड निकल कर, और ये बन जाता V1। ऐसा हमको हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ता। दो ही टेंस है जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी दिया है विल, तो फिर विल को सामने लाना है बस। तो यहाँ पे सामने आ गया, इसलिए राइट आंसर ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे दोनों को लेके आया उसने, एक को ही लाना रहता दोनों, ये गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या है, पहला वाला। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लिखा है ओ माई लव्स लाइक मेलोडी, मतलब उसका जो लव है वो किस तरह है, मेलोडी की तरह है। इसको बोलते हैं सिमिली। सिमिली में क्या रहता है, एक को बी से कंपेयर किया जाता, तो एक को बी की तरह बोला जाता, बी की तरह। तो इसमें दो अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो लाइक और एज, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं सिमिली। ठीक है, सिमिली की पहचान ऐसी होती है। ठीक है, याद रखो, ऐसा कंपलसरी अल्फाज आते हैं उसमें। मेटाफर में क्या रहता है, एक मेटाफर में क्या होता है कि ये जो मेटाफर है इसमें ए जो है ना, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ए बी की तरह है, ए बी की तरह है बोला जाता है, और तरह बोलने के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है। पर मेटाफर में क्या बोला जाता है, ए है ना, ए नहीं है, डायरेक्ट बी है, इनमें कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं, ए डायरेक्ट बी है। अब इसमें इंडिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, इज, आर, है ना, या फिर वॉज, या फिर ऐसे हेल्पिंग वर्ब रहते, इनसे इनका कंपेयर बताया था, मतलब ये ए डायरेक्ट बी है ऐसा बताया जाता। ठीक है, आयरोनी और पन खैर बाद में समझेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो बच्चों ये लेक्चर कल के क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए, होपफुली आपको समझ में आएंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना, और कुछ कमेंट में बच्चों ने कहा है कि इसका ये आंसर है, उसका ये आंसर है, तो कुछ जगह आंसर की में गलतियाँ है, तो मैं उसको यहाँ सुधार लेता हूँ, या फिर हो सकता है मेरे से कुछ गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो भी सकती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, और बने रहिए, आपको मैं बहुत सिंपल करा के दूंगा इंग्लिश ग्रामर, टेंशन मत लो। वीडियो को शेयर करो, ज़्यादातर जो भी महाटीटी की तैयारी करें उन तक ये वीडियो को शेयर करो, इंग्लिश के तक। और बाकी और चीज़ें हम लोग थोड़ा शेड्यूल करने वाले हैं, क्लासेस में बहुत बिजी है तो शेड्यूल टाइम नहीं मिल पा रहा, बट जल्दी हम लोग यूट्यूब पे जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए भी आने वाले हैं। तो आप बने रहिए, उसको वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक और लेक्चर रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखिए आप। ठीक है, और इंग्लिश के तक ना पेन डायरी निकाल के रखिए, जो भी मैं छोटे छोटे कंसेप्ट बना रहा हूँ ना उसको लिखिए, आपको उससे आसानी होगी एग्जाम में आंसर करने में। ठीक है, मिलते जल्दी, तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।